नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल खान है। आप लोगों को उर्दू दनक प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की समाजी, इक़्तिसादी, माली, तहजीबी और सियासी और तालीम व सेहत के मुतालिक मौजू पर गुफ्तगू होंगी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं जनाब इम्तियाज़ वफ़ा साहब, जो उर्दू एकेडमी के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। वफ़ा साहब, आप एक अरसे से यानी उर्दू के खिदमात करते हैं, उर्दू ज़बान के ख़ास तौर से इस फील्ड में आपकी एक अरसे से आपकी एक कहिए ना, एक पूरी वो लगा करके बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर से उर्दू ज़ुबान कहाँ से पैदा हुई है और यहाँ तक आपके तक कैसे पहुँची, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सलाम साहब आपका। हाँ, उर्दू ज़बान का जो ताल्लुक़ है मुझ तक पहुँचने का, तो ये मेरी मादरी ज़ुबान है। और मेरी माँ उर्दू बोलती थी, हमारे मोहल्ले में उर्दू बोला जाता था। जिस मदरसे में मैं पढ़ा शुरू में, जहाँ से तालीम हुई, तो वहाँ भी उर्दू ही बोलते थे। और तो उर्दू यूँ पहुँचा है मुझ तक। रही बात नेपाल में पहुँचने की, तो नेपाल में किस वक्त पहुंचा है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बारे में एकदम से कोई बता देना कि फ़लाँ तारीख़ को पैदा हुई और फ़लाँ तारीख़ को चलते हुए, गुज़रते हुए, विराटनगर होते हुए, बीच में रास्ते में नेपालगंज या वाटे पर नेपालगंज होते हुए काठमांडू उर्दू ज़बान पहुंची, ऐसा नहीं है। उर्दू ज़बान का मामला ये है कि पैदा तो हिंदुस्तान में हुई और लगभग पूरी दुनिया जानती है इस बात को। कुछ लोग कहते हैं कि 500-700 बरस हुए हैं, हालांकि मेरा मानना है कि उससे पहले ही पैदा हुई है उर्दू ज़बान। और ज़बान तो पैदा होते 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 ज़बान बनती है। 11वीं-12वीं सदी में उर्दू ज़बान की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। और आप देखें कि उसी सदी में अमीर खुसरो भी शायरी कर रहे थे 12वीं शताब्दी में। तो इससे पता चलता है कि 11वीं-12वीं में सदी में जो है, उस वक्त खैर उर्दू का नाम उर्दू नहीं था। कहीं पे उसको हरियाणवी, कहीं कभी खड़ी बोली, कभी हिंदवी, कभी रेख्ता, कभी उर्दू मोहल्ला, कभी उर्दू। तो होते होते फिर इसी तरह हो सकता है कि 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी में या फिर 15वीं सदी में नेपाल के लोगों से तो उनका रब्ता तो था ही, रब्त तो था ही। इसी तरह नेपाल में उर्दू ज़बान आ गई हो। ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए ख़ास तौर से नेपाल की जो इलाका है जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती है, उस इलाकों में मदरसे चल रहे हैं। और उसी के बगल में हिंदुस्तान में भी मुसलमान हैं, वहाँ पर भी मदरसे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ बच्चे मदरसे में पढ़ते थे और वो बच्चे हिंदुस्तान में भी पढ़ने जाते थे। और वो हिंदुस्तान से जब पढ़ करके नेपाल में आते थे तो वो लोग उर्दू के फ़रोग़ के काम करते थे। तो इस तरीके से भी हमको लगता है कि उर्दू ज़ुबान जो हमारे यहाँ मुल्क नेपाल में आई है, इस तरीके से आई हुई है। अगर आप मदरसे की हिस्ट्री को देखेंगे तो मदरसे की हिस्ट्री नेपाल में बहुत पुरानी नहीं है, या फिर हिंदुस्तान में भी पुरानी नहीं है उतनी। लेकिन जो बोली की बात है, ज़ुबान की बात है, तो ये ज़ुबान बहुत ही पुरानी ज़ुबान है। और ज़ुबान तो पहले ज़ुबान पैदा हुई, उसके बाद लुग़त बनाए गए, फिर जो है इसका व्याकरण वगैरह बना, फिर लोगों को पढ़ाया और सिखाया जाने लगा। तो आप जो बात कर रहे हैं कि पढ़ाने और सिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये मदरसे वगैरह तो बाद में उसमें जो है पढ़ाने लगे लोग। उससे पहले की बात है। ज़ुबान तो पहले आती है, बाद में स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनते हैं, मदरसे बनते हैं, फिर वहाँ पढ़ाया जाता है। तो ज़ुबान तो बहुत पहले पैदा हो गई थी, ज़ुबान पहले भी पहुँच गई। बाद में धीरे धीरे मदरसे, हाँ ये कह सकते हैं आप सलाम साहब कि मदरसे से, स्कूल से, कॉलेज से उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ मिला है, वहाँ से तरक्की मिली। और आज की बात तो यह है
कि नेपाल में अगर उर्दू ज़बान कहीं पढ़ाई जाने वाली कोई जगह है तो वो मदरसा ही है। और अभी तो आप लोग पाठ्यक्रम वगैरह भी तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह, लगभग तैयार होने को है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम ही अकेले नहीं हैं जो उर्दू के लिए कोशा हैं। उर्दू एकेडमी के साथ साथ और भी दीगर लोग हैं जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत भी रखते हैं, तरवीज़ का भी काम कर रहे हैं सब। अच्छा ठीक है, आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं और जिस काम में आप यानी लगे हुए हैं, आप उस काम से यानी आप एक हिसाब से एक होटल मैनेजमेंट में अपना काम कर रहे थे, एकाएक आप उर्दू उसमें शायरी में कैसे आ गए? मैं एकाएक नहीं आया हूँ। आप यूँ समझे कि जब मैं छोटा था, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था आपने कि जब मैं छोटा था उस वक्त मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो मेरी माँ रेडियो पे उर्दू में गज़लें सुनती थी, जो मुशायरे के प्रोग्राम वगैरह होते थे। वो मेरे वाली साहब का कलेक्शन था जिसमें शायरी की किताब वगैरह थी, और जो मेरे घर की दीवारें थी उस पर कई अशार वगैरह चस्पा थे वहाँ पे लिखे हुए। तो और हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो वहाँ भी शेर व शायरी तो होती थी, अल्लामा इकबाल को पढ़ते थे, पढ़ाते थे लोग, और उसके बाद फिर आगे की तालीम। तो आप यूँ देखें कि बचपन में ही ये शौक़ पैदा हो गया था मुझ में कि मैं शेर कहूँगा। और मुझे याद है सलाम साहब, मेरी उम्र उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होगी, मेरे ख़्याल से 7 या 8 क्लास में मैं पढ़ रहा था। हालांकि वो शेर बहुत ही दुरुस्त नहीं था। उस वक्त मैं कहा था, कभी जो ज़माने में हिम्मत न हारे, जो तकदीर अपना खुद ही संवारे। तो ये शेर था हमारा, ये लगभग नज़्म की शक्ल में लिखा था मैंने। और इसको एक उस वक्त एक किताब छपती थी हिंदुस्तान में, खातून मशरिक़। तो खातून मशरिक़ में मैंने भेजा था उसको, और वो किताब में छाप दिया था उन लोगों ने। तो शाये होने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और इस तरह से हौसला बुलंद हो गया। फिर मैं आपने सही कहा कि मैं होटल तो नहीं, रेस्टोरेंट में मेरा बिजनेस रहा बरसों तक। तो रेस्टोरेंट में तो मैं ये है कि मैं कुकिंग का भी बहुत शौकीन आदमी हूँ। मैं कुकिंग भी लगभग ठीक ठाक कर लेता हूँ। माशाल्लाह। और ये है कि आपको याद होगा, आप हमारे बहुत उस ज़माने के साथी हैं, कि जब भी हमारे रेस्टोरेंट में आप आते तो आप देखते कि वहाँ गज़लें बजाई जाती थी। माशाल्लाह, जी जी। तो उन्हीं दिनों की बात है कि एक शायर हैं कमर चंपानी साहब, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और उनसे भी मुलाकात करवाया, हमारी मुलाकात करवाने में जिनका अहम रोल है वो मुज़फ़्फ़र सिद्दीक़ ज़फ़र साहब। साहब। हाँ, तो मुज़फ़्फ़र सिद्दीक़ साहब ने देखा कि मैं शेर कहता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक शायर आए हुए हिंदुस्तान से जिनका नाम है कमर चंपानी। तो कमर चंपानी साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मोहतरम, आपकी शायरी तो बहुत अच्छी है, आप क्यों नहीं लिख लेते इसको? तो मैंने कहा मुझे याद रहता है, बस मैं यूँ ही लिख लेता हूँ, गढ़ लेता हूँ अशार। कहने लगे नहीं नहीं, इसको रख लिया करें। फिर उनसे जो मुलाकात का सिलसिला बढ़ता गया और थोड़ा बहुत जो है उनकी उंगली को थाम के मैंने शेर कहना थोड़ा बहुत सीखा। और फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर साकिब हारूनी से हुई, सहर महमूद से, जमशेद अंसारी साहब से। फिर जो है उर्दू का काफ़िला अब्दुल सलाम साहब आपकी बदौलत, आपकी मोहब्बतों की बदौलत आगे बढ़ा, और देखें कि रवा दवा है। अच्छा ठीक है, आप रवा दवा रहें, अल्लाह ताला दिन दुगना चौगुना बढ़ाए आपको। इसी उसमें आपको यानी नेपाल के हवाले से उर्दू ज़ुबान की जो शायरी है, कोई गज़ल है अच्छी जो हो, कुछ हमारे सामीन को सुनाएंगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर। चूँकि हालात अभी बहुत देखें कि चुनावी माहौल है यहाँ पे, और बड़ी तबाहियाँ मची हैं, और देखिए कोई अच्छा रिज़ल्ट आ जाए और कुछ मुल्क को अच्छा नुमाइंदा मिल जाए और जिससे अल्लाह तरक्की से के रास्ते हमवार हों। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये गज़ल मैं सुनाता हूँ सलाम साहब आपको कि तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख, माशा तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख,
आग तेरी ही लगाई है, तू जलता हुआ देख। क्या बात है। तूने चाहा था बदलना, तो बदलता हुआ देख। आग तेरी ही लगाई है, तू जलता हुआ देख। तूने अच्छा ही किया, रंग मेरा छीन लिया। तूने अच्छा ही किया, रंग मेरा छीन लिया। अब नया रंग मेरा रोज बदलता हुआ देख। तू है चढ़ते हुए सूरज का पुजारी फिर भी। तू है चढ़ते हुए सूरज का पुजारी फिर भी। हाँ, मेरे साथ कभी बैठ के ढलता हुआ देख। याद है तुझको तेरा फेंका हुआ खोटा सिक्का? याद है याद है। तुझको तेरा फेंका हुआ खोटा सिक्का? कैसा लगता है तुझे आज ये चलता हुआ देख। सलाम साहब, ये शायरी अजीब चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कहते हैं, अभी जो नेपाल की सियासी हालात है, आप एक शायर हैं जी जी। और शायर के हिसाब से यहाँ की सियासी हालात को के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो देखें कि मैं किसी पार्टी सियासत से मैं अभी तक जुड़ा नहीं हूँ, और मेरा दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है सियासत से। लेकिन ऐसा नहीं है सलाम साहब कि सियासी पार्टी से ना जुड़े हों आप, अलग बात है। लेकिन सियासत आप पे असर नहीं कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। आप भले ही सियासत से ना जुड़े हों, लेकिन सियासत आपसे जुड़ा हुआ है। बेशक। अभी जो इंतखाब होने जा रहा है, आप देखें कितनी तबाही के बाद ये आया है। हालांकि ये वक्त तो इंतखाब का नहीं था ना। इंतखाब का वक्त तो 2 साल के बाद आना 2 साल था। के बाद जी। आखिर इंतखाब आया क्यों? क्या इसको लाया गया है? ऐसे हालात पैदा किए गए, फिर इंतखाब हो रहा है। सोचने वाली बात है। जी जी। अपने आप तो इंतखाब नहीं हो रहा है ना, कैसे हालात पैदा कर दिए गए कि इंतखाब कराना पड़ा। और इंतखाब की वाकई ज़रूरत थी, चुनाव की वाकई ज़रूरत थी। ये जो जेनजी आंदोलन के बाद जो हालात पैदा हुए, या फिर आंदोलन ही क्यों हुआ, वक्त की ज़रूरत थी या लोगों को बहकाया गया, भड़काया गया? इस पे गौर खोज करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझने की ज़रूरत है। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इतनी तबाही के बाद भी अगर बदलाव नहीं आया तो क्या होगा? बहुत अहम मामला है। मुल्क सलाम। जला, तबाही हुई, बच्चों की मौतें हुई। जाने गई, मकानात, इमारत, गाड़ियाँ, पुलिस को मारा गया, लूटा गया, तबाह किया गया, हथियार लूट लिए गए। ठीक है, हो गया, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट मिलना क्या है हमें? अगर इसके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आती है तो क्या उम्मीद करें? तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब इंतखाब हो ही रहा है तो अच्छे से हो जाए। हालांकि एक्सीडेंटल हुआ, और अच्छे से हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन बेहतर हो। बेहतर हो, बेहतर हो। चूँकि जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसके बाद तो अच्छा रिजल्ट तो बनता ही है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम हैं, उन लोगों में भी मैं देखता हूँ कि सियासी समझ बहुत पैदा हुई है। मुझ जैसे शायर को भी कभी सियासत से लेना देना था नहीं, और मैं भी अब थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेने लगा हूँ, हालांकि जुड़ा नहीं हूँ किसी पार्टी से। मुझे लगता है कि सोचने समझने और कम से कम सियासी हालात को परखने की ज़रूरत है। और देखें अपने, हालांकि आप कितने भी काबिल हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका वोट उतना ही है जितना एक बहुत ही काबिल, कभी बहुत ही जीनियस आदमी के वोट का वैल्यू है, उतना ही एक क्या कहेंगे, जिनको सियासी समझ ना हो, उनके भी वोट का वैल्यू उतना ही है। उतने तो ही। ये ही है निज़ाम। लेकिन फिर भी इस चीज़ का असर तो हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि मुसलमानों में सियासी शऊर आ गई है, ज़्यादा आ गई है।
लेकिन सियासी शऊर के बावजूद भी हाँ कोई मुसलमान नेपाल में सियासत में जो अच्छा हो, यानी जो सियासत के बारे में जानता हो, उसको क्यों नहीं ले जाया जाता है? चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे कैबिनेट में हो, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मुझे लगता है कि सलाम साहब ये है कि आप देखें कि इस्लाम में एक सोच है। वो सोच ये है कि तुम में अगर दो लोग भी हो तो एक को अमीर मान लो, तुम लोग दो हो तो दो में से एक जो बेहतर हो उसको अमीर मान लो। यही है ना? हाँ, इस्लाम की आइडियोलॉजी यही है ना? यही है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें अलमिया ये है कि कोई भी आदमी जिसकी ज़िंदगी लग गई है सियासत में, जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, हमको लगता है कि बस एक अनहेल्दी सा कंपटीशन सा पैदा हो गया है। अगर ज़रा सा फ्यूचर दिखाई देता है कि सियासत में आदमी अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी खींचातान वाली बात शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और भी है कि मैंने एक शिकायतन मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे कि मैं देखता हूँ अक्सर जो बड़ी पार्टी में हमारे मुस्लिम रहनुमा वहाँ पहुँचे हैं ना, वो अपनी काबिलियत के दम पे कम और पार्टी की चापलूसी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आदमी जिसमें अपनी खुद की काबिलियत ना हो, सियासी समझ ना हो, सियासी बेदारी नहीं हो, कौम की खिदमत करने का जज्बा ना हो, तो वो आदमी तो चापलूसी करके आगे बढ़ेगा। और वो आदमी जो आदमी चापलूसी करके आगे बढ़ता है, आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो फिर आपने कैसे कहा कि हाँ अभी मुसलमानों में सियासी जज्बा बढ़ा हुआ है? अब जाके मैंने ये बात कही है कि अब जो है सियासी बेदारी पैदा हुई है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अभी बच्चे हैं, नई उम्र के लड़के हैं, हालांकि मैं नाम ले लूँगा तो थोड़ा पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि वो लोग बड़े काबिल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बहुत समझदारी की बात भी करते हैं और पब्लिक में उनका होल्ड भी है और वो अपने दमखम पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अच्छा है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और हमें सिर्फ सियासत में सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को हम आगे बढ़ाएं, जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं ना। ज़रूरी नहीं है कि जब वोट देते वक्त आप देखें कि नहीं ये आदमी मुसलमान है, मैं इसी को वोट दूंगा, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि आप इस तरह की सोच आपको वोट की बर्बादी हो जाती है, नहीं होती है? होती है। तो अपना वोट किसको दें, कैसे दें, ये भी जानना ज़रूरी है। अपने कौम के लोग हैं, हम इनको वोट दे देते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, ये वाली सोच ज़रा ठीक नहीं है। यही तो कहता हूँ कि सियासी बेदारी आई है। अच्छा ठीक है, आपने कहा सियासी बेदारी आई हुई है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है नेपाल की सिचुएशन, इस सिचुएशन में मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान क्या करे तो उसके लिए बेहतरी होगा? क्या करे से मुराद सियासत? जो सियासत जो अभी यहाँ इलेक्शन हो रहा है, हाँ। इस इलेक्शन में मुसलमान क्या करे तो उसके लिए भलाई यानी बेहतरी होगी? एक तो बहुत बड़ी बात क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या है, अभी दो मुसलमान पार्टियाँ हैं, एक रिजवान अंसारी साहब हैं और एक दूसरे अंसारी साहब हैं। पहले तो यहाँ मुसलमान की कोई पार्टियाँ नहीं हुआ करती थी, अभी तो पार्टियाँ भी हैं। तो इनके हवाले से भी और मुसलमान को इन जनरल क्या करना चाहिए जिससे कि मुसलमान की तरक्की भी हो और हर किस्म की परेशानियों से बच सके? ये जो आपने पार्टी की बात कही, मुसलमानों की पार्टी है, क्या वाकई ये मुसलमानों की पार्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लीडर तो मुसलमान ही हैं। मुसलमान लीडर भी हैं उसमें, ये अलग बात है। तो आप देख लें उसी तरह से और भी जो दीगर पार्टियां हैं तो उसमें भी तो मुसलमानों की मौजूदगी है। आप माओवादी में देख लें, आप हिमालय में देख लें, आप रासपा में देख लें, अभी आपने नाम ले ही लिया, रासपा में भी बड़े नामवर लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। हालांकि रिजवान अंसारी साहब की बहुत कदर है, बहुत इज्जत करता हूँ और भी भाइयों की बात मैं करता हूँ, ये है ठीक है। लेकिन और भी जो दीगर पार्टियां हैं तो उनमें भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं जिनके ज़रिए काम हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मुस्लिम पार्टी के नाम से पार्टी खोली जाए और फिर वहाँ से हमारी तरक्की होगी, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप अपने क्षेत्र को देखें, अपने इलाके को देखें। अभी जो वक्त आया है, अभी जो इस सिनेरियो में अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी जो वक्त आया है, अगर मैं देखूं, मैं जिस तरह खुद सोचता हूं उसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर किसी को मशवरा दूं तो जैसा मैं बेहतर समझता हूं वैसे दूसरे भाइयों को भी मशवरा दूं। तो अगर आप वोट डालने जाते हैं तो पूरे मुल्क को वोट नहीं डाल रहे हैं, आप एक सांसद का चुनाव करते हैं, आप एक अपना रहनुमा चुनते हैं आप, ठीक है ना?
आप एक अपना रहनुमा चुनते हैं, तो उस वक्त चुनते वक्त आप अपने क्षेत्र में सही आदमी चुन लें, काफ़ी हो जाएगा। ये आप सिर्फ पार्टी को नहीं देखें। ये जो है ना कि नेपाल में क्या है कि वो एक वक्त आया, ऐसी लहर चली है कि ये कहते हैं कि जनता का मुल्क नहीं है, ये कार्यकर्ता का मुल्क है। ये बहुत गलत बात है। एक तो चुनावी जो तरीक़ा है ये भी सही, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। आपको अभी तो देखें कि आप कई सारी पार्टियों ने जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है ना। हालांकि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इंतखाब जिस दिन होने लगेगा तो आप इस तरह से वोट दे सकते हैं कि डायरेक्ट आप किसी बंदे को वोट दें और वो सही आदमी आपने चुन लिया है, वो प्रधानमंत्री बनता है, फिर वो मुल्क चलाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम तो है नहीं। तो आपको अपने लिए, अपने इलाके में आपका लिए कौन बेहतर आदमी है, आपको उसको चुनने की ज़रूरत है। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपका वोट ज़ाया तो नहीं हो रहा है। गोया कि आप ये कह रहे हैं कि अभी की जो संविधान की जो कानून है वो भी ठीक नहीं है, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव इंतखाब हो तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा ये संसद से। चूँकि ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, अलायंस करके अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। और मुझे एक चीज़ का और सलाम खान साहब ये आता है कि अब देखें, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि एक हुकूमत गई है और दूसरी हुकूमत बनी है तो पिछली जो हुकूमत है उस पर किसी नई मौजूदा हुकूमत ने उस पर कोई कार्रवाई की हो, उसके करप्शन के कोई पोल खोले हो, किसी को जेल भिजवाया हो। बहुत बड़ा अलमिया है, कहता है तुम्हारी बारी गई, अब मेरी बारी, अब मैं खाऊंगा। गोया कि सारे लोग भ्रष्ट हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आंदोलन क्यों होता? आप देखें ना, इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोग अपने मुल्क को जला रहे हैं, गोली खा रहे हैं, घर जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं। क्यों? ये सनक, ये पागलपन कहाँ से आया? इसके जिम्मेदार लोग कौन है? ये यूं ही तो नहीं हुए बच्चे इस तरह से, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, बीच में किसी ने उकसाया वही होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी ने ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा भी लिया होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा होने क्यों दिया आपने? क्यों होने दिया? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें किसी और लोगों का हाथ हो और वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा होने क्यों दिया? करप्शन नहीं था, आप कह सकते नहीं था। बेरोजगारी नहीं थी, आप कह सकते नहीं था। अभी भी तो बेरोजगारी अभी भी है। और एक तो बड़ी बात यह है कि कोई भी हुकूमत टिकती ही नहीं है। अभी भी अगर कोई हुकूमत बनती है तो अगर मजबूत सरकार नहीं बनती है तो उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो सारी ताकत तो उसको सरकार टिकाने में उसकी चली जाती है और सारा पैसा, सारा खर्च तो अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगा देते हैं लोग। तो देश को क्या मजबूत बनाएंगे? कोई आदमी, पार्टी, संगठन और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अगर मुल्क के लिए सोचता है तो अच्छी बात है, फिर वहाँ से तरक्की के रास्ते हमवार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या कैसे किया जाए ताकि कोई भी पार्टी आए और उसकी यानी बहुमत हो और वो गवर्नमेंट चला सके? क्या इस संविधान में तब्दील करके हो सकता है कि क्या लगता है आपको? मैं संविधान का बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, क्या लेकिन ये है कि मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। हमें भी अपने तौर पे सोचना चाहिए, चूँकि हम इस मुल्क के नागरिक हैं तो हमें एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते एक मजबूत सरकार बनाने की ज़रूरत है। ऐसी सरकार हो जो बहुत ही मजबूत हो, 5 बरस कम से कम टिके वो सरकार, और कम से कम 5 बरस के बाद हम उनसे पूछ सकें कि आपने क्या किया। अभी तो क्या है, साल 2 साल के लिए सरकार बनती है, फिर उसकी बारी, फिर उसकी बारी, और इंतखाब जब आता है तो हम किसी से पूछ ही नहीं पाते आपने क्या किया। मिनिस्टर वगैरह बदलते रहते हैं हुकूमत। तो इस तरह की सरकार अगर फिर दोबारा बनती है तो कहना मुश्किल है कि तरक्की होगी। तो अभी क्या है, देखिए तो वही संविधान है, वही लोग हैं, वही तरीका है, तो उसी तरीके से लोग मान लीजिए इलेक्टेड होकर के आएंगे तो हमको तो नहीं लगता कुछ चेंज होगा। आपको लगता है कि कुछ चेंज मोहतरम, होगा? अगर आपको यूं लगता है कि अगर ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है तो इसके पीछे संविधान का कोई रोल है, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। मुल्क अगर तरक्की नहीं कर रहा है ना, मुल्क तो करप्शन की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है, आइडिया नहीं होने की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। और ये जो करप्ट लोग हैं ना,
ये जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन करते हैं, वो इसी हमारे ही समाज का हिस्सा है। हमारे ही मोहल्ले के लोग हैं, वो हमारे मुल्क के लोग हैं, कहीं अलग से ला के हमारे मुल्क में नहीं बिठा दिए गए हैं लोग। क्या लगता है आपको, ये जो लोग करप्ट हैं, इनमें से 150 को आप नहीं जानते होंगे? नहीं, ठीक है, करप्ट लोग हैं। जिन मूवमेंट हुआ उसमें जलाया गया, मुल्क की इतनी बड़ी नुकसानी हुई, सारी चीज़ें हुआ, सब कुछ हुआ, करप्शन का भी है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन जला करके अगर उसी निज़ाम में भी इलेक्शन होता है और वही लोग फिर इलेक्टेड हो करके आते हैं, तो तब्दील कहाँ हुआ? और बल्कि तो हमारे मुल्क का नुकसान ही हुआ इससे। तो अब तो ये है ना कि इलेक्शन में लोगों को पूरा हक है कि वो जिसको चाहे उसको चुने। हम यहाँ बैठ के ये कह दें कि इतना जला, सब कुछ हुआ, फिर वही लोग आ गए, हो सकता है कि वही लोग आ जाएं। फिर ये भी मुमकिन है कि कोई मजबूत सरकार बने, नए लोग आए, ये भी मुमकिन है ना, ये मुमकिन है ना। हाँ, और ये भी मुमकिन है कि जिन लोगों के वक्त में ऐसे हालात पैदा वो भी वही आ जाए। तो लोग जिसको, जनता जिसको चाहती है उसको बनाएगी। बहुत दफ़ा हमने देखा पूरी दुनिया में कि फ़लाँ साहब जीत रहे हैं, फ़लाँ की सरकार बनने वाली है, सोशल मीडिया पे कुछ और कह रहा है, सरकार बन के आती है किसी और की। अच्छा, ठीक है, आपने करप्शन की बात कही। करप्शन हटाने के लिए नेपाल में किस चीज़ की ज़रूरत है आपके हिसाब से? अब मैं इसका माहिर आदमी तो नहीं हूँ। आपने करप्शन करप्शन कहा तो करप्शन हटाना तो पड़ा, पहले करप्शन तो हटना पड़ा, और करप्शन मान लीजिए नहीं हटता है तो फिर वही निज़ाम आएगी। करप्शन ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक जादू की छड़ी घुमा दें हाँ, और करप्शन ख़त्म हो जाए। कोई भी एक आदमी आ जाए और वो आके फ़ौरन कहे आज के बाद करप्शन ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ये ज़रूर है कि किसी भी मुल्क का, किसी भी आप छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को देख लें कि अगर एक मैनेजर अगर उसमें चोरी करता है ना, तो उससे नीचे वाले सबको जवाज़ मिल जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ, सर कर सकते हैं, थोड़ा मैं भी तो कर सकता हूँ, सर मेरा भी हिस्सा रख दीजिएगा। तो अगर टॉप के लीडर करप्शन से पाक हो जाएं तो नीचे वालों में डर पैदा होगा और धीरे धीरे ख़त्म होगा। क्योंकि समाज में जो चीज़ पैदा हो गई है बहुत ज़्यादा करप्शन, तो वो एकदम से पैदा भी नहीं हुई है, ये चीज़ें धीरे धीरे पैदा हुई और धीरे धीरे ख़त्म होगी। और अगर टॉप में लीडर अगर अच्छे आ जाते हैं तो करप्शन ख़त्म होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि अभी तो देख रहा हूँ कि मैं, जो न्यू जेनरेशन है वो बहुत ही काबिल है, बहुत ही तेज़ तर्रार है, बहुत ही हालात को, सियासत को समझती है। मेरा छोटा बेटा है, 13 साल का है, वो समझता है बात को, हालात को पूरी। अब मैं देखो जियो पॉलिटिक्स को समझता है, वो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब कुछ देखता जानता है। उस उम्र में मैं कुछ नहीं समझता था, उस उम्र में मैं अपने मोहल्ले की राजनीति को नहीं समझता था। अभी हमारा बच्चा जो है, और ये मेरा बच्चा तो कम जानने वाला, उससे बहुत ज़्यादा जानने वाले बच्चे आप ही होंगे। अरे नहीं, कुछ भी नहीं हूँ ये वक्त है और हालात है, वक्त और हालात है, इंटरनेट है, उसके दोस्त हैं, उसका एडवांस स्कूल है, ये तमाम चीज़ें हैं। अभी ज़माना बदल रहा है मोहतरम सलाम साहब, ज़माना बदल रहा है बहुत तेज़ी से, बच्चे एडवांस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बताएं खुद, जब आप 13 साल के थे, 12 साल के थे, आप समझते थे उतना? आज के बच्चे बहुत ज़्यादा समझते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है बच्चे वाकिफ़ हैं। अब जब ये लोग जाग गए हैं तो देखें क्या होता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बच्चे तो जाग गए हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जी जी कि अभी मुल्क की जगह जगह पे एक कुछ दिन पहले जी जी जैसे रोहटाहट हुआ, बीरगंज का हुआ, सप्तरी और इलाके में जहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है, इन ज़्यादती होने की वजह क्या है? पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल लोग हैं? क्या इसका वजह है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए इन चीज़ों से बच सके? कि ये जो ज़्यादती मुसलमानों के साथ हुई है, मदरसे का मामला हो या मस्जिद का मामला हो, चाहे लाउड स्पीकर वाला मामला हो, हमने बहुत देखा है। अब ये है कि ये सब पैदा करदा हालात हैं। छोटे छोटे एक्शन इसलिए कराए जाते हैं कि उसका रिएक्शन हो, फिर बाद में बवाल हो। हमें ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। क्या हो गया, कोई एक पत्थर मार दिया, क्या हो गया? अगर आप किसी को ना बताएं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा आपके घर पे किसी ने पत्थर मारा? एक शीशा टूटा, सपोज आप हमारे घर पे आते हैं, कचरा फेंक के चले जाते हैं, पत्थर मार कर चले जाते हैं, गाली देकर चले जाते हैं, मैं अगर किसी को ना बताऊं तो किसको पता चलेगा?
और मैं अगर बताता हूँ तो 2 कम्युनिटी में क्रैश होगा, झगड़ा होगा, बातें होंगी, न्यूज़ बनेगा, और यही तो लोग चाहते हैं। मेरा एक शेर भी है कि वो मुझे बुरा कहें, वो मुझे बुरा कहें, मैं उन्हें बुरा कहूँ, लोग चाहते हैं ये लोगों को मैं क्या कहूँ। लोग तो चाहते हैं कि मैं आपको बुरा कहूँ, आप मुझे बुरा कहें। ऐसा ना करें। किसी ने कुछ कह भी दिया, किसी से कोई गलती हो भी गई, उसको वही ख़त्म करें ना। उसको क्यों, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भी बीच हैं, उनको हीरो बनने का मौका बना रहे हैं आप। वो खामखा जाते हैं, हमने चुप करा दिया, हमने बंद करा दिया, हम मुसलमानों की तरफ से लड़े। कुछ नहीं साहब, हो गई बात ख़त्म कोई करें। मोहल्ले में कोई बात हो गई, मोहल्ले में ख़त्म करें। बहुत लंबा चौड़ा इस मुल्क का तो इतिहास है नहीं इतना कि कभी बड़े बड़े फसादात वगैरह हुए हैं। तो खामखा इसको बढ़ावा देना, न्यूज़ बनाना, बहुत ज़्यादा इसको ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना, कहाँ से, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, कुछ न कुछ उसको तरक्की तो मिलेगी, उसको कहीं न कहीं नाम तो होगा उस चीज़ का। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। आपने टाइम दिया, सलाम वक्त साहब, बहुत दिया। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, और उर्दू धनक के तमाम सुनने वाले, देखने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन, आज का उर्दू दनक प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ता इसी वक्त एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोग के खिदमत में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अब्दुल सलाम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।